प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए दोस्तों, हमने शुरुआत की है इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 की और इसमें हमारे कितने लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं? तो 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था और सेकेंड लेक्चर में हमने समझा था स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम क्या समझने वाले हैं, तो आ जाइए आप लोग को बता देती हूँ। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फीचर्स है ना उनको हम यहाँ पर समझने वाले हैं बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, ये है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें ना टोटल कितने पॉइंट्स दिए गए हैं? 8 पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बहुत अच्छे से, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ठीक है, तो चलो आपको सबसे पहले तो ये बता दूं, मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आंसर आप कैसे लिखोगे? पहली बात तो आप मीनिंग लिखोगे। ठीक है, देखो चाहे आपसे स्कोप पूछे, इंपॉर्टेंस पूछे या फिर फीचर्स पूछे, याद रखना हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? मीनिंग से। फिर उसके बाद अगर आपको डेफिनेशन याद है तो लिख देना, वरना मान लीजिए क्योंकि डेफिनेशन जल्दी मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली कि डेफिनेशन जो है उसमें हम कहीं ना कहीं पे एक आध अक्षर इधर उधर कर ही देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको डेफिनेशन याद रहेगा तो लिख देना, वरना मीनिंग लिखा और फिर उसके बाद ये जो फीचर्स है उसकी शुरुआत आप कर सकते हो। ठीक है, वैसे मेरा सजेशन यही रहेगा कि छोटा जो डेफिनेशन है ना उसको आप याद करके ही रखो। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैंने बोला था कि ये वाला जो डेफिनेशन है, क्योंकि डेफिनेशन देखो एक छोटा दिया है एक बड़ा दिया है, तो कौन सा वाला आप याद करोगे? ये जो छोटू वाला डेफिनेशन दिया गया ना, इसको याद कर लेना अच्छे से। क्या बोला गया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। ये किसने कहा था? तो ये हमें बोला था मॉरिस डॉब ने। ठीक है ना, तो इसीलिए ये छोटा वाला याद कर लेना। ठीक है, तो मीनिंग लिखोगे, फिर डेफिनेशन लिखोगे और उसके बाद जो फीचर्स इसके हैं वो आप लिखना चालू करोगे और हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो चलो हम इसमें देखते हैं कि हमारा पहला पॉइंट क्या है दोस्तों। तो फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहला पॉइंट है हमारा स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। अब जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें हम एग्रीगेट की स्टडी नहीं करते बल्कि इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल कंज्यूमर, ठीक है, इंडिविजुअल फर्म, इस प्रकार से हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा क्या दिया है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। ठीक है ना, तो देखो आप देख सकते हो इसमें क्या लिखा हुआ है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं इंडिविजुअल फर्म, ठीक है, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड। ओके, यानी हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, छोटे लेवल पे स्टडी करते हैं। बड़े लेवल पे स्टडी किसमें की जाती है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट जो है दोस्तों वो क्या है? वो है हमारा प्राइस थियरी। अब इसको प्राइस थियरी क्यों कहा गया है? देखो हमने स्कोप में देखा था, स्कोप में हमने देखा था ना कि मान लीजिए हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, चलो मेरे पास क्या है दोस्तों, मेरे पास ये है व्हाइटनर। ठीक है, अब मेरे पास ये प्रोडक्ट है, अब इसके प्रोडक्ट को कैसे डिसाइड करना है, इसमें कौन हमारी मदद करेगा? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। क्योंकि देखो प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने के लिए 2 फैक्टर्स जो है वो जनरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विच फैक्टर्स? तो ये एक तो मतलब ये जो मार्केट के फोर्सेस होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, हम क्या करते हैं? डिमांड एनालिसिस करते हैं, सप्लाई एनालिसिस करते हैं, यानी कंज्यूमर के अकॉर्डिंग भी सोचते हैं और जो प्रोड्यूसर है यानी जो गुड्स को बनाने वाला है उसके हिसाब से भी सोचते हैं। तो जब हम ये कंज्यूमर एनालिसिस करेंगे, मतलब डिमांड एनालिसिस और ये सप्लाई एनालिसिस करेंगे, तो उसमें हमारी मदद कौन करेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम हर चीज को बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो चीज को हम क्या करके स्टडी करके एनालाइज करके फिर हम डिसाइड करेंगे हमारे प्रोडक्ट का प्राइस, कि इसका प्राइस क्या होने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इसके अलावा जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे कि हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब इनके जो रिवॉर्ड्स होते हैं दोस्तों, जैसे कि लैंड का क्या होता है? रेंट होता है, बराबर। फिर वैसे ही जो हमारे लेबर है, लेबर को क्या देना पड़ेगा? वेजेस देना पड़ेगा। कैपिटल का इंटरेस्ट होता है और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इनके जो रिवॉर्ड्स हैं वो कितने कितने होने चाहिए, ये भी डिसाइड करने में हमारी मदद कौन करता है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये भी हमने स्कोप में देखा था बच्चे। देखो यहाँ पे स्कोप में हमने देखा था ना, देखो मैं आपको एक बार दिखाना चाहती हूँ, ये देखो, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। ठीक है, मतलब फैक्टर्स के जो प्राइस है, जो रिवॉर्ड मिलने वाला है वो कितना होना चाहिए, वो भी हम क्या कर सकते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से पता कर सकते हैं। इसीलिए बोला गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है बच्चे? तो ये आपका प्राइस थियरी है। कैसा थियरी है भाई? प्राइस थियरी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आप देख सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन इसमें क्या लिखा हुआ है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ गुड्स। ठीक है, देखो प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइसेस अगर तय करना है तो उसमें हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है। ठीक है, एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन
मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसिंग में भी हेल्प करता है, हेंस इट इज नोन एज प्राइस थियरी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसको प्राइस थियरी कहा जाता है। किसको? माइक्रो इकोनॉमिक्स को। तो 2 पॉइंट्स आपको याद हो गए ना, एक्सप्लेनेशन खुद से लिखने का ट्राई करो। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, क्या था हमारा फर्स्ट पॉइंट कि स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, दूसरा पॉइंट हमारा था प्राइस थियरी, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो पहले देखो, पहले मैं आपको इक्विलिब्रियम का मतलब बताती हूँ। इक्विलिब्रियम यानी क्या होता है दोस्तों, बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए डिमांड और सप्लाई है, ओके, तो मार्केट में समझ लीजिए ऐसा कुछ सिचुएशन है, आप ऐसे मान लो, ठीक है। वैसे जनरली ऐसा होता नहीं है, बट आप अज्यूम कर लो कि जितना डिमांड हो रहा है उतनी ही सप्लाई मार्केट में हो रही है, यानी कि सप्लाई और डिमांड दोनों आपस में क्या है बच्चे, यहाँ पे इक्वली रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है, इक्वली मुझे दिख रहा है। तो मैं इसको मैं इसको क्या कह सकती हूँ दोस्तों, इक्विलिब्रियम कह सकती हूँ। यानी कि इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मतलब क्या होता है, बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स, ठीक है। अब देखो, ये जो इक्विलिब्रियम की स्टडी है ना, वो हम जनरल लेवल पे भी कर सकते हैं, इसके अलावा हम पार्शियली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरल हम कब करते हैं, वो तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, यानी पूरा जो मार्केट है ना उसमें हम डिमांड और सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम है उसको चेक कर रहे हैं, पूरे अपने मार्केट के, ठीक है। तो मतलब पूरे मार्केट की मैं बात कर रही हूँ, तो वो तो हमारा मैक्रो में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बड़े लेवल पे बात की जा रही है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम, मतलब यहाँ पे देखो, इसको पार्शियल इक्विलिब्रियम क्यों कहा गया है, क्योंकि हम सारे फैक्टर्स को यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। मतलब कोई एक चीज हम देखेंगे, कोई भी एक यूनिट जो रहेगा, इंडिविजुअल यूनिट, उसको हम यहाँ पे अलग करेंगे। सब चीजों को हम नहीं देख रहे, पूरे मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई हम नहीं देख रहे, बस यहाँ पे किसी एक कंज्यूमर या फिर एक प्रोड्यूसर का जो डिमांड एंड सप्लाई है उस चीज को हमने लिया, ठीक है। यानी उसको हमने अलग से लिया, और फिर जो उसका इक्विलिब्रियम है दोस्तों, उसको हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो किस में आता है, वो हमारा ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। समझ में आया, क्योंकि हम पूरे की स्टडी नहीं कर रहे। देखो ये वाली लाइन पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। इधर देखो, इट आइसोलेट्स एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्सेस, मतलब अदर फोर्सेस जो है उनसे वो एक यूनिट को क्या कर लेता है, आइसोलेट कर लेता है। आइसोलेट मतलब अलग कर लेता है, एंड देन उसके इक्विलिब्रियम को इंडिपेंडेंटली स्टडी करता है। कौन भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। इसीलिए इसका हमारा मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड फीचर क्या है आप लोगों के सामने, पार्शियल इक्विलिब्रियम। यानी हर चीज हम नहीं ले रहे, कोई एक चीज ले रहे हैं, पार्शियलिटी यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है, भेदभाव हम कर रहे हैं। समझ में आया। तो चलो एक बार हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं फटाफट से, और हमें ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, equilibrium is the balance between two factors. Microeconomic analysis deals with the partial equilibrium which analyzes equilibrium position of an individual economic unit, ठीक है, that is individual consumer। यानी हम स्टडी करेंगे ना तो खाली बस इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में, उसके इक्विलिब्रियम को चेक करेंगे, या फिर इंडिविजुअल फर्म हो गया, इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें देखो मेन जो लाइन है ना दोस्तों, मेन लाइन आप क्या लिख सकते हो मैं आपको बताती हूँ। पहला तो ये आप लिख सकते हो, एंड यहाँ पे ये जो है ना, दिस इज मतलब मेन लाइन है, आप समझ लेना। इट आइसोलेट्स एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्सेस एंड स्टडीज द इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये हो गया इसका तीसरा पॉइंट। अब हम बात करेंगे हमारे चौथे पॉइंट की, विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन। तो बच्चे अजम्पशन का मतलब क्या होता है, हम कोई चीज अज्यूम करते हैं। मैथमेटिक्स में आप देखते होंगे, हम अज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास एक सेगमेंट है, ठीक है, तो अब इसका जो लेंथ है अगर हमें वो मालूम नहीं है, वो फाइंड करना रहता है, तो हम मान लेते हैं कि ये x है, तो हम क्या कहते हैं कि अज्यूम दैट द लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट इज दिस सेगमेंट भी x, ऐसे करके अज्यूम करते हैं ना। तो इसमें भी हम कुछ अजम्पशन लगाते हैं, ठीक है। देखो जैसे मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर चीज है, जैसे मैं आपको बताऊं, चलो ये मेरे पास है व्हाइटनर, अब मैं इसी का एग्जांपल लूंगी, ठीक है। चलो ये जो व्हाइटनर है ना, इसके डिमांड के बारे में मुझे समझना है कि इसका जो डिमांड है ना वो मार्केट में बढ़ रहा है, घट रहा है, भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो इसको जो अब इसके डिमांड को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होंगे भाई। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, ये हो सकता है प्राइस, ठीक है, हो सकता है कि प्राइस हमारे मार्केट की ज्यादा है और जो हमारे दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनका कम है, इसीलिए इसके डिमांड में मुझे थोड़ा सा ये फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिल रहा है। या फिर और भी चीजें हो सकती है। ये भी हो सकता है कि जो लोगों की पसंद है, ठीक है, प्रेफरेंसेस, वो चेंज हो गई हो, ठीक है। अब लोगों को ये वाला मार्कर, ये वाला व्हाइटनर पसंद नहीं आ रहा, कुछ और उनको थोड़ा सा और उनको अपडेट करके चाहिए, ये भी हो सकता है। या फिर मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं वो भी कारण हो सकता है। यानी अगर देखोगे ना तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस मार्केट की डिमांड के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। अब क्योंकि हम यहाँ पे माइक्रो में छोटे लेवल पे स्टडी करते हैं, तो हम क्या करते हैं जानते हैं आप सभी लोग, जब ये देखो अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स रहेगा ना तो हर चीज की स्टडी करेगा, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इन सबको मानेगा रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यानी
हमने इसको मान लिया ये जैसा है वैसा है, मतलब ये रिमेन्स कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज ना हो रहा है, इसमें कोई चेंज ना हो रहा, बस हम ये वाले फैक्टर को हमने उठाया विच इज प्राइस, और प्राइस को हम लेकर के स्टडी कर रहे हैं कि बताओ मतलब प्राइस का डिमांड के साथ क्या रिलेशन है, कैसा मार्केट में सब कुछ चल रहा है, प्राइस की वजह से हमारा जो मार्केट है उसके डिमांड में मतलब डिमांड बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, हम ये चीज की स्टडी करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं दोस्तों, अज्यूम कर लेते हैं कि जो अदर थिंग्स है ना, दूसरी जो चीजें हैं वो है रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। बस हमने एक चीज को उठाया, जैसे मैंने यहाँ पे प्राइस को उठाया, तो बस मैं यहाँ पे बस मेरा फोकस किसके ऊपर रहेगा, ओनली ऑन प्राइस, बाकी चीजों को मैं समझूंगी। इसमें चेंजेस एक्चुअल में तो हो रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बाकी चीजों का अफेक्ट ना पड़े, है ना, सभी का इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन बस मैं यहाँ पे किसको कंसिडर कर रही हूँ, ओनली प्राइस, यानी खाली बस मैं प्राइस को देख रही हूँ, बाकी और किसी चीज पे मेरा ध्यान नहीं है, यानी सबको मैंने मान लिया रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो वही बात हो जाती है इसमें कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे अजम्पशन का यूज करते हैं। तो देखिएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिन विद द फंडामेंटल अजम्पशन, ठीक है। तो कौन सा है वो फंडामेंटल अजम्पशन दोस्तों, सेटरिस पेरिबस, यानी कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। हम यहाँ पे जो मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम अज्यूम कर लेते हैं कि दूसरी जो चीजें वो कैसी है, कांस्टेंट है, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब जिस चीज की हमें स्टडी करनी है बस हमारा ध्यान उसी के ऊपर रहता है। बात समझ में आई, तो ये हो गया। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन रहेगा, उसको हम मान लेंगे कांस्टेंट। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है तो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। वैसे तो ये पूरा आप स्टडी करने वाले हो कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट। वहां पे आपको ये परफेक्ट कंपटीशन पढ़ने के लिए मिलेगा। ये ना एक मार्केट का फॉर्म होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, ठीक है। तो ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो गया। फिर उसके बाद लेसेस फेयर पॉलिसी, ये तो आपको मालूम होगा, गवर्नमेंट का नो इंटरवेंशन, यानी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है आपके ऊपर, मतलब उसमें इंटरफेरेंस नहीं है गवर्नमेंट का। एंड प्योर कैपिटलिज्म, अब ये क्या है भाई प्योर कैपिटलिज्म, तो बता रही हूँ आपको। प्योर कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है ना, ये एक प्रकार का इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है। क्या है बच्चे, ये हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें आप फ्रीली मतलब क्या कर सकते हो ना, ट्रेड कर सकते हो बिना गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के, यानी जो हमारी सरकार है उसका कंट्रोल नहीं रहेगा, उसका इसमें इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, आप बिना उसके इंटरफेरेंस के ट्रेड वगैरह कर सकते हो, ठीक है, इस इकोनॉमिक सिस्टम में। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्योर कैपिटलिज्म कहते हैं। बात समझ में आई, हाँ। तो ये इसको भी हम ऐसा कॉन्स्टेंट समझ लेते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट, जबकि ये ऐसा कभी हो सकता है क्या, रियल वर्ल्ड में कभी ऐसा हो सकता है फुल एम्प्लॉयमेंट, जितने लोग हैं सभी लोग के पास रोजगार है, नहीं हो सकता है ना, मतलब अगर देखा जाए तो कोई ना कोई तो बच ही जाएगा बेरोजगार, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम स्टडी कर रहे हैं तो सारी चीजों को हमने मान लिया कांस्टेंट, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट है, सभी के पास एम्प्लॉयमेंट है, और फिर उसके बाद हम उस चीज की स्टडी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। सो दीज अजम्पशन मेक द एनालिसिस सिंपल। तो ये अज्यूम करने से होता क्या है, तो ये अज्यूम करने से ये बात हो जाती है कि जो हमारा एनालिसिस है ना बच्चों, जो हमारी स्टडी है वो सिंपल बन जाती है। क्यों सिंपल बनती है, सोचिए जरा। देखो जैसे मान लो एक चीज है, उसके ऊपर दो लोगों का इफेक्ट पड़ रहा है, यानी दो चीजें हैं जिसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा है। तो अगर हम दोनों चीजों के साथ में स्टडी करेंगे ना तो हम समझ नहीं पाएंगे कि कौन कितना इसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, ओके। लेकिन वही अगर हम एक को मान लेते हैं कांस्टेंट, किसका कुछ मतलब वो है लेकिन हमने मान लिया किसका ये कुछ नहीं है, ठीक है, खाली बस हम दूसरे को कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बहुत आसानी से जो अपना एनालिसिस है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अगला पॉइंट विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, तो याद रखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पांचवा पॉइंट जो है दोस्तों वो आ जाता है हमारा स्लाइसिंग मेथड। जी हाँ बच्चे, स्लाइसिंग मेथड यानी कट कट कट, मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, जैसे कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के, देखो एकदम सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। लेट अस सपोज दैट वी हैव अ ब्लॉक लाइक दिस। देखो हमारे पास इतना बड़ा सा ब्लॉक है, बराबर। अब क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इतने बड़े ब्लॉक की स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि एक छोटू सा इसका पार्ट निकालेंगे। लो इतना पार्ट मैंने स्लाइस करके निकाल लिया, इसको काट करके निकाला, ये वाला हिस्सा, देखो ये वाला हिस्सा मैंने इधर बुला लिया, और अब मैं स्टडी कर रही हूँ ओनली दिस पार्ट की, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पार्ट की स्टडी करते हैं। तो इसको इसीलिए क्या कहा गया है, स्लाइसिंग मेथड कहा गया है, क्योंकि हम यहाँ पे पूरे ब्लॉक की स्टडी नहीं कर रहे, बल्कि एक हमने टुकड़ा निकाला, निकाला और फिर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, यानी स्लाइस करके, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो पूरे प्रॉब्लम की हम स्टडी नहीं करते, प्रॉब्लम का जो एक हिस्सा है उसको हम पढ़ते हैं इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो समझिएगा क्या लिखा है, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड, ठीक है। स्लाइसिंग मेथड का हम इसमें यूज करते हैं। ये क्या करता है, ये स्प्लिट करता है या फिर डिवाइड करता है होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स, मतलब जो आपका पूरा, समझ लो ये आपका पूरा इकोनॉमी है, ठीक है, जिसमें से हमने एक इंडिविजुअल यूनिट को निकाला और हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और हर एक यूनिट्स को सेपरेटली इन डिटेल स्टडी करते हैं। जैसे कि
हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हमारा ये पूरा नेशनल इनकम है, तो नेशनल इनकम में से देखो ये हमारा पूरा नेशनल इनकम है। अब इसमें से हम बस एक इंडिविजुअल इनकम की स्टडी कर रहे हैं। ये जो मैंने निकाला ना, ये है मेरा इंडिविजुअल इनकम। तो नेशनल इनकम में से मैं इंडिविजुअल इनकम की स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, देखो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड में से मैं एक इंडिविजुअल डिमांड की स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। तो वो किस में आएगा, वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो चलो ये हो गया हमारा 5th पॉइंट। अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारे अगले पॉइंट की, विच इज पॉइंट नंबर 6, और ये है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना दोस्तों, इसमें किसका यूज किया जाता है, ये मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। और इस प्रिंसिपल का यूज करके मार्जिनल एनालिसिस की मदद से जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, वो अपने डिसीजन जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि मार्जिनल का मतलब क्या है। भाई देखो, मार्जिनल का सिंपल सा मतलब क्या है कि चेंज ब्रॉट इनटू टोटल, समझिएगा यहां से, द टर्म मार्जिनल मीन्स चेंज ब्रॉट इनटू टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट। समझिएगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बाय एन एडिशनल यूनिट, यानी इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे टोटल है, ठीक है। टोटल मान लीजिए आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, आपने टोटल गुड्स प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने फिर से सोचा, ठीक है, हमने पूरा गुड्स तो प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन आपने सोचा कि अगर मैं एक और गुड्स यहाँ पे प्रोड्यूस करता हूँ, एक और यूनिट अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। यानी ओल्ड से, समझिएगा, ओल्ड से न्यू में जो चेंजेस आ रहे हैं ना दोस्तों, दैट इज योर मार्जिनल। इसी को हम क्या कहेंगे बच्चे, मार्जिनल कहेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं गई थी बाहर, ठीक है, और मुझे खूब जोर की धूप लग रही थी, और गलती से मैंने ना अपने साथ पानी नहीं लिया था, ठीक है। हर बार मैं जाती हूँ तो पानी लेके जाती हूँ, लेकिन उस दिन जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं भूल गई, मैंने पानी ही नहीं लिया। अब धूप भी लग रही थी, गर्मी का मौसम था, मुझे तो बहुत ज़ोरों की प्यास लगी। अब मैं क्या करूँ, तो मैं फटाफट भाग भाग के अपने घर पे आई, और आकर के मैंने मम्मी को कहा, मम्मी मुझे पानी पीना है। तो मेरी मम्मी ने मुझे एकदम ठंडा ठंडा पानी दे दिया, एक ग्लास, इतना बड़ा ग्लास था मेरे घर पे, ठीक है, उसको भर के दे दिया। तो मैंने वो ग्लास का पानी क्या किया, पी लिया। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी और मैंने वो पानी पी लिया, ठीक है। तो वो जो पानी है ना दोस्तों, वो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि मैं पानी के लिए तरस रही थी कि मुझे पानी चाहिए चाहिए, ठीक है। और मुझे जब वो ग्लास का पानी मिलेगा, तो मैं उसको जब पीऊँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है, मतलब मुझे बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक और ग्लास मम्मी ने कहा कि लो एक और ग्लास पानी पी लो, ठीक है। तो अब मैंने दूसरा ग्लास पिया, तो देखो पहला ग्लास वाला मैंने जब पानी पिया था तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन दूसरे वाले में उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मुझे उतनी प्यास नहीं लगी है जितनी पहले लगी थी, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ओल्ड से न्यू में जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मार्जिनल। यानी पुराने वाले में हमने क्या देखा, जैसे मान लो कि पहले ना मुझे सेटिस्फेक्शन कितना हुआ, तो 10 में से 10 सेटिस्फेक्शन हुआ। मतलब ऐसे सेटिस्फेक्शन को हम ऐसे लिख करके तो नहीं बता सकते, लेकिन थोड़ा समझो, ठीक है। ये पहले वाले ग्लास की मैं बात कर रही हूँ कि 10 में से मुझे 10 सेटिस्फेक्शन मिला, और दूसरे वाले में मुझे दूसरे ग्लास, जब दूसरा ग्लास मेरी मम्मी मुझे मतलब देने लगी, तो मुझे प्यास तो थोड़ी लगी थी, लेकिन उतनी प्यास नहीं लगी थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बोला कि मैं कितने सेटिस्फाई हुई हूँ, तो 10 में से ना मैं यहाँ पे 8 सेटिस्फाई हुई हूँ, ठीक है। तो देख रहे हो ओल्ड से जो न्यू में यहाँ पे चेंजेस आ रहे, पहले 10 था अब ये 8 था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का गैप आ रहा है ना, तो इसको हम मार्जिनल कह सकते हैं। बात समझ में आई, यानी टोटल में एडिशनल यूनिट ऐड करने से जो चेंजेस आते हैं दैट इज योर मार्जिनल, ठीक है। तो अब मार्जिनल एनालिसिस का यूज करके बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं, तो समझिएगा। सो मार्जिनल एनालिसिस हेल्प्स अ स्टडी ऑफ वेरिएबल थ्रू द चेंजेस, ठीक है। मतलब चेंजेस जैसे वेरिएबल है उसमें मतलब ये एक एडिशनल यूनिट ऐड करने से क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सब चीज हम समझ सकते हैं। सो प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर टेक इकोनॉमिक डिसीजन यूजिंग दिस प्रिंसिपल, ओके। तो ये जो मार्जिनल है दोस्तों, ये आपको आगे भी पढ़ने मिलेगा, अभी चिंता मत करो। जब हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे ना, यूटिलिटी एनालिसिस, तो वहाँ पे आप देखोगे कि आपको मार्जिनल जरूर पढ़ने के लिए मिलेगा। तो अभी तो बस हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, अभी देखो आगे बहुत सारी चीजें बाकी है पढ़नी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हमारा छठा पॉइंट। अब 7th पॉइंट की हम बात करेंगे, विच इज एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। यस एवरीवन, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कहने का मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं किसको, मार्केट स्ट्रक्चर को। मार्केट के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है, मोनोपोली होता है, ओलिगोपोली होता है, ठीक है। तो ये सब की हम स्टडी करते हैं किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो समझिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर सच एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड ओलिगोपोली, ठीक
ठीक है। तो ये सब केस स्टडी करता है। अभी आपके दिमाग में फिर से वही सवाल, ये सब कुछ है क्या? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, चिंता मत करो भाई, ये हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर नंबर 5 में, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में। वहां पे हर एक मार्केट के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। अभी बस आप इसका नाम याद रखोगे, ये मार्केट स्ट्रक्चर की स्टडी करता है। मार्केट स्ट्रक्चर के नाम देख लो, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और है हमारा ओलिगोपोली, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें लिमिटेड स्कोप। यस एवरीवन, बिल्कुल सही। ये तो पॉइंट बहुत सिंपल है भाई। देखो ना, माइक्रो इकोनॉमिक छोटे लेवल पे स्टडी कर रहा है तो इसका स्कोप भी कैसा होता है? लिमिटेड होता है। इसमें हम अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी नहीं करते, या फिर हम पॉवर्टी की स्टडी नहीं करते, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पूरे नेशनल इनकम की स्टडी नहीं करते। यहाँ पे हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी कर रहे हैं ना, इसलिए जो इसका स्कोप है दोस्तों, यानी जो इसका दायरा है वो कैसा होता है? लिमिटेड होता है। तो देखेंगे द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स, मतलब ये बस इंडिविजुअल यूनिट्स तक ही लिमिटेड होता है, इसके आगे वो नहीं जाता। इट डजंट डील विथ, ये डील नहीं करता किसके साथ? नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जो नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं पूरे कंट्री के लेवल पे, उसकी वो स्टडी नहीं करता। जैसे कि इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन किसी इंडिविजुअल की ये बात नहीं है, ठीक है, ये पूरे देश की बात चल रही है, तो ये तो बड़े लेवल पे आ गया ना, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। वैसे ही यहाँ पे डिफ्लेशन की अगर मैं बात करूँ तो डिफ्लेशन, देखो इन्फ्लेशन यानी क्या होता है? महंगाई का बढ़ना, और डिफ्लेशन यानी क्या होता है? महंगाई का कम होना। तो ये क्या मतलब कैसी बात चल रही है? नेशन वाइड बात चल रही है, ठीक है, ये कोई एक आध की प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो इसीलिए ये किस में आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं आता है, ठीक है। एंड ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की भी स्टडी नहीं करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इसमें नहीं आता है। अभी फिर से वही सवाल कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या, बोलना जरा। तो देखो दोस्तों, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है ना, मैं बताती हूँ। ये समझिएगा, ये ना हमारा एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है। मतलब हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन किसकी रिकॉर्डिंग करते हैं? देखो, जो हम इंटरनेशनली जो भी ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने बाहर से कुछ मंगाया, या फिर हमने बाहर में कुछ सामान एक्सपोर्ट किया, ठीक है, तो जब हम सामान एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी, और अगर हम क्या कर रहे हैं? गुड्स को इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा पैसा बाहर जाएगा। तो ये जो फॉरेन इंटरनेशनली जो ट्रांजेक्शंस होते हैं ना, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो ये जो रिकॉर्ड मेंटेन होता है ना दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हमारा नेशन वाइड आएगा, ठीक है। वो एक आध दिन की बात नहीं चल रही है, पूरे नेशन की बात चल रही है कि हमारे कंट्री में इंटरनेशनली कितना ट्रांजेक्शंस हुआ है, वो सब कुछ इसमें रहता है, ठीक है। और फिर उसके बाद पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब कुछ आता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप कैसा है? इंडिविजुअल यूनिट तक ही है, ठीक है। वो इन सारी चीजों की स्टडी नहीं करता है। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इसकी ये स्टडी नहीं करता, बल्कि ये इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया? तो ये है इसके फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप सो समझ में आ गया होगा। तो टोटल हमने कितने पॉइंट्स देखे? टोटल हमने 8 पॉइंट्स देखे। कौन कौन से पॉइंट? चलो एक बात बताती हूँ आंसर लिखने का। देखो, हम सभी को पता है, और आप भी ये बहुत अच्छे से जानते हो कि जैसा आपके टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेनेशन दिया गया वैसा आप वर्ड टू वर्ड नहीं लिख सकते, है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है? जो पॉइंट्स होते हैं ना, पॉइंट्स, ठीक है, अब इतना तो आप याद कर सकते हो, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बाकी इसके अंदर का जो मतलब जो भी चीजें हैं वो आपको समझ लेना है। जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मेरी जो बातें आप सुन रहे हो उसको आप अपने वर्ड्स में समझ लो, हिंदी में, मराठी में, चाहे जैसे आपको समझ में आता है वैसे आप अपने दिमाग में स्टोर कर लो। फिर जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ना, तो आप लोग अपने मन से ओन वर्ड्स में बना करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा करके लिखना। चलो इसके पॉइंट्स में फटाफट से बता देती हूँ। जब ये क्वेश्चन आया, पहले मीनिंग लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे, एंड देन आप फीचर्स लिखना शुरू करोगे। योर फर्स्ट फीचर इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, दूसरा लिमिटेड, दूसरा है प्राइस थ्योरी, थर्ड वन इज पार्शियल इक्विलिब्रियम, फोर्थ वन इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, एंड देन फिफ्थ वन इज स्लाइसिंग मेथड, अगला है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, और आठवां है हमारा लिमिटेड स्कोप, ठीक है। तो यहाँ पर फीचर्स ऑफ इकोनॉमी, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी जो है वो फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है दोस्तों, ये होता है कंप्लीट। अभी अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे? अगले वीडियो में हम देखेंगे हमारा जो अगला आंसर है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो बाय एवरीवन।